हेलो। सबको आवाज आ रही है ना? चलिए, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, सब लोग जुड़ जाए जल्दी से। थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, आज का जो क्लास है हमारा, आपको बता देता हूं मैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे से। तैयार हो जाइए आप सभी लोग। ठीक, कल हमने पढ़ा था हिंदी वर्णमाला। ठीक, इसमें हम खास तौर पे वर्णमाला के बारे से देखे थे, जिसमें हम खास तौर पे स्वर, व्यंजन, ठीक, फिर अयोगवाह, तो इस तरह से कुल वर्णमाला देखे थे और बोले थे कि टोटल 52 वर्णमाला होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे द्विगुण व्यंजन देखे और साथ ही साथ संयुक्त व्यंजन को देखे थे। ठीक है ना? जितने लोग जुड़े हो एक बार यस सर लिख दे, ताकि मुझे भी समझ में आ जाए क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग भी तैयार हो चुके हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन पढ़ने से पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो क्लास है वो खास तौर पे शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती का है। अब इसमें भी हम लोग चाहे तो जो हमारा टेट जो कि 18 सितंबर को होना है, तो टेट एग्जाम के लिए भी ये काम आने वाला है, क्योंकि टेट एग्जाम का ही सिलेबस है ये भी। तो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं टेट एग्जाम का, वो सारा का सारा आप लोग तैयार हो जाइए। और जितने लोग का क्लास छूट गया है वो सब अभी हिंदी को पढ़ ले अच्छे से। आपको बता दूं कि टेट में हिंदी का एक टॉपिक है जो कि 30 नंबर का है। किसमें? टेट एग्जाम में। और वही हम शिक्षक और सहायक शिक्षक की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 25 अंकों का क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाएगा। अब हिंदी का सिलेबस मैंने लिख दिया यहाँ पे। देखिए क्या क्या हिंदी का सिलेबस है। पढ़ने से पहले जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस में क्या आएगा। पहला तो इकाई 1 दिया है वर्ण विचार। ये जो सिलेबस ध्यान रखेंगे, ये सहायक शिक्षक के लिए है। इसके बाद हम दूसरा सिलेबस देखेंगे, वो रहेगा शिक्षक के लिए। ठीक ना? तो देखिए, सहायक शिक्षक के लिए है वर्ण विचार, जहां हमने कल स्वर को पढ़ा, व्यंजन को पढ़ा, अक्षर को पढ़ा। ठीक है, ये 3 चीज को खासतौर पर हमने देखा। और आज हम लोग देखेंगे संज्ञा। धीरे धीरे सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस बने रहिएगा, आप डेली क्लास अटेंड कीजिए। कुछ भी दिक्कत होता है तो बेझक आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये सिलेबस है जहां पे वर्ण विचार, शब्द रचना, पद व पद भेद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पद व पद भेद का पहला पार्ट रहेगा संज्ञा। ये है हमारे सिलेबस के अनुसार। इसके बाद इकाई 5 में वाक्य है, फिर मुहावरा, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश है। तो ये जो पोर्शन देख रहे हैं इकाई 1 से लेकर इकाई 6 तक, तो बता देता हूं, इकाई 1 से इकाई 6 तक ये हिंदी का पोर्शन है। लेकिन इधर भी है, ये हिंदी ही है कि बच्चों में कैसे हिंदी का विकास किया जाए, तो इसको भी पढ़ेंगे। पूरे 30 नंबर में ये सारा का सारा जुड़ा है। कुल 9 इकाई है यहाँ पे। टोटल कितने इकाई है? 9 इकाई है। यहाँ पे आप 8 इकाई को ही देख पा रहे होंगे। ओके, चलिए अगला सिलेबस देखते हैं, जो कि शिक्षक भर्ती के लिए है। इससे पहले हमने जो देखा वो सहायक शिक्षक के लिए था, और ये जो सिलेबस है शिक्षक भर्ती के लिए है। तो आपको सिलेबस भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, स्वर, व्यंजन, वर्तनी। तो स्वर और व्यंजन को मैंने पढ़ाया, वर्तनी अभी बचा हुआ है। वर्तनी को भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, वर्तनी तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको संज्ञा पढ़ाऊंगा, सॉरी, जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा, तब यहाँ पे मैं आपको वर्तनी भी पढ़ाऊंगा। ठीक ना? तो अभी वर्तनी को मैं छोड़ रहा हूं और अभी मैं सीधा सीधी संज्ञा पे आ गया हूं। तो ये सारा का सारा कुल 11 टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है। पूरा 11 टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक पर। देखिए, संज्ञा को पढ़ने से पहले हम जानेंगे शब्द विचार क्या होता है। तो मैं कल ही आपको बताया था कि जो भाषा बोध है उसको कई भागों में बांटा गया है। ठीक ना? कल हम लोग देख रहे थे भाषा बोध, और इस भाषा बोध में हम लोग वर्णमाला को देखे थे। फिर आज हम देखेंगे शब्द को देखेंगे। ठीक है, भाषा बोध में क्या क्या था? ध्वनि, वर्ण, और आगे हम बात करते हैं शब्द। ठीक है, और भी चीजें हैं, वाक्य भी है। लेकिन हम लोग कल ध्वनि और वर्ण के बारे से पढ़े, और आज पढ़ेंगे शब्द के बारे से। और इस शब्द के बारे से मैं आज हम लोग देखने वाले हैं शब्द विचार। ठीक है, तो तैयार रहेंगे आप सभी लोग। शब्द विचार को जानने से पहले शब्द क्या होता है ये हम जानेंगे। तो शब्द क्या होता है? तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि शब्द जो है वर्णों से मिलकर बनता है। तो वर्णों के योग को हम लोग बोलते हैं शब्द। ठीक,
वर्णों के योग को हम लोग क्या बोलेंगे? शब्द बोलेंगे। आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं यहाँ पे निरंतर कमेंट्स भी देख रहा हूँ, और वही क्वेश्चन करेंगे जो सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, चलिए। तो शब्द विचार में हम देखें कि शब्द जो है वर्णों से मिलकर बनता है। जैसे राम, राम क्या है? एक प्रकार शब्द है। तो अब इस शब्द में हम देखते हैं राम बना कैसे। तो देखते हैं र, फिर आ, फिर म, फिर आ। ठीक है, तो ये देखिए 1 2 3 और 4, ये 4 जो वर्ण है, इन 4 वर्णों से मिलकर क्या बना हमारा? शब्द। और कौन सा शब्द बना? तो राम। इतना आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, अब समझिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भाग में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। तो ये 5 है, हम आगे पढ़ेंगे, ये सारा का सारा हमारे सिलेबस में भी है। उसके बाद देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पे हम लोग शब्द को 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे? तो इसमें हो जाएगा रूढ़ और योग रूढ़। ठीक ना। अब अर्थ के आधार पे सार्थक होता है और निरर्थक होता है। तो सार्थक जिसका अर्थ निकले, निरर्थक जिसका अर्थ ना निकले। अब सार्थक शब्द में बहुत सारी चीज आता है, जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है? सार्थक शब्द में आ जाएगा। उसके बाद जो चौथा भाग है वो है विकारी और अविकारी शब्द। तो समझिएगा, शब्द विचार को हम लोग 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, और ये सब चीज हमको पढ़ना है, ध्यान रखेंगे, हमारे एग्जाम के सिलेबस में सारा का सारा है। तो यही तो आधा सिलेबस है। उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे, और चौथा जो है रूपांतरण के आधार पे। तो ध्यान रखेंगे, ये 4 भागों में हमने शब्द विचार को बांटा। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है रूपांतरण के आधार पे। तो रूपांतरण के आधार पे शब्द को 2 भाग में बांटेंगे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चलिए देखते हैं विकारी और अविकारी शब्द क्या होता है। तो देखिए, विकारी शब्द वो शब्द होता है जिसमें विकार उत्पन्न हो। ठीक है, यहां पे हम देखते हैं विकार उत्पन्न होता है। और विकार उत्पन्न कैसे होगा? तो समय, लिंग, वचन, तो इन सब के द्वारा हम क्या देखते हैं? विकार उत्पन्न होता है। जैसे अगर मैं बोलूं तो मैं विकार उत्पन्न होके मेरा बनता है। ठीक है, तुमसे बना तुम्हारा। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? विकार उत्पन्न हुआ। लड़का की मैं बात करूं तो लड़का से बना लड़के। तो क्या देख रहा हूं मैं यहाँ पे? विकारी शब्द ऐसा शब्द है जिसमें विकार उत्पन्न होता है। और ये जो विकार उत्पन्न होता है वो काल, लिंग, वचन, क्रिया, इन सब से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, तो विकारी शब्द में कौन कौन आता है? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। ये 4 जो होते हैं विकारी शब्द होते हैं। और इधर के जो 4 है वो अविकारी, मतलब इसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है। कौन कौन सा? क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक और विस्मयादि। तो यदि हम ये 4 की बात करते हैं तो ये जो 4 है अविकारी शब्द है, और इधर की 4 की बात करते हैं तो ये हो जाता है विकारी शब्द। ध्यान रखेंगे, विकारी शब्द जहां काल, क्रिया, लिंग और वचन, इन चारों पर क्या देखते हैं? इन चारों के आधार पे विकार को देखते हैं। और अविकारी शब्द इन सब चीजों से क्या होता है? अछूता रहता है, इसमें किसी प्रकार का विकार को हम नहीं देखते। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा संज्ञा। तो हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे से। चलिए, कोई डाउट्स होगा तो बिल्कुल आप पूछिएगा। और संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। संज्ञा से क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ पे हमें एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ना। देखिए क्या होता है संज्ञा, तो आपको बता दूं संज्ञा क्या है। तो वैसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, साथ ही साथ स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव का बोध हो, तो इन सबको बोलते हैं संज्ञा। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, इन सब का यदि बोध कराए तो उन शब्द को हम बोलते हैं संज्ञा। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कौन कौन से? तो मुख्यतः 3 भेद माना गया है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसे कई लोग 5 भाग में बांटकर भी पढ़ते हैं और कई लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ते हैं।
और यही जो जातिवाचक संज्ञा ना द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा में विभाजित हो जाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। तो संज्ञा कितने प्रकार के पढ़ेंगे आप लोग? 3 प्रकार के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आपका एमसीक्यू भी कराते जाऊंगा और ध्यान रखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो एमसीक्यू भी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो आज मैं संज्ञा का क्या लेकर आया हूं? कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। कल के क्लास में हम एमसीक्यू पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। कल जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू, और ये एमसीक्यू जो होगा वर्णमाला से होगा और संज्ञा से होगा। तो संज्ञा और वर्णमाला से कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एमसीक्यू पढ़ने वाले हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो मैं ये बता रहा हूं कि जो संज्ञा होते हैं मुख्यतः उसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा 3 भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए, जातिवाचक संज्ञा को 2 भाग में बांटे, तो द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा हो गया समूहवाचक। तो नॉर्मली देखा जाए तो 5 भागों में बांटा गया है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और यही चीज है, मानक भी है, ध्यान रखेंगे। 5 भाग बिल्कुल नहीं बताइएगा, ये गलत भी हो सकता है। तो कुल 3 भाग को आप लेकर चलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है संज्ञा? तो ध्यान रखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम पढ़ते हैं तो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और किसी वस्तु विशेष के नाम का द्योतक शब्द को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम क्या क्या देखते हैं? व्यक्ति, स्थान और वस्तु। तो ये 3 चीज जहां भी हमें देखने को मिले वो सारा का सारा क्या हो जाता है? ये सारा का सारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम 3 चीज को मुख्य रूप से देखेंगे। पहला व्यक्ति, दूसरा स्थान और तीसरा वस्तु। तो जहां भी हमें ये 3 चीज देखने को मिले उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए, यहां पे यदि हम बात करते हैं व्यक्ति के नाम से, तो व्यक्ति के नाम की यदि बात करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? जैसे मोहन, सोहन, ठीक है, कविता इत्यादि। तो ये क्या है? नाम को बता रहा है। मोहन, सोहन, कविता, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? नाम हो गया। अब व्यक्ति के बाद हम यदि वस्तु की बात करते हैं तो देखिए वस्तु में क्या क्या उदाहरण आ जाएगा? तो वस्तु में उदाहरण आ जाता है जैसे जैसे समझेंगे आप, उषा का पंखा हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे पुस्तक की बात करें तो लूसेंट है, एक पुस्तक का नाम है लूसेंट पुस्तक। तो ये वस्तु हो गया। और यदि हम स्थान की बात करें तो स्थान में जैसे दिल्ली, आगरा, छत्तीसगढ़, तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है? स्थान का एक उदाहरण हो जाता है। तो इन सब चीजों को आप ध्यान रख लेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? विशेष तौर पे व्यक्ति, स्थान और वस्तु। यदि कोई शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध कराए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं, समझिएगा। यदि कोई शब्द जिससे व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध हो तो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण और भी दिया गया है, समझेंगे। जैसे शास्त्री, तो शास्त्री जी एक ईमानदार प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे यदि हम शास्त्री की बात करते हैं तो यहाँ पे बात हो रही है लाल बहादुर शास्त्री जी से। आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो शास्त्री यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद देखिए मोदी, तो मोदी भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि हम बात करते हैं गांधी तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा, पंडित ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन वस्तु की बात करें तो उषा का पंखा है, सेलो का पेन है, लूसेंट का पुस्तक है, लेनोवो का लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप है, सैमसंग का मोबाइल है। तो ये सारा का सारा वस्तु में आ जाएगा, ठीक है। और स्थान की बात करें तो दिल्ली, आगरा, छत्तीसगढ़, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? स्थान का नाम। तो ध्यान रखेंगे 3 चीज, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, स्थान और वस्तु, ये 3 चीज हमें, मतलब इन 3 चीजों का नाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब अगला हम देखते हैं, इसके और भी कुछ उदाहरण हैं।
अब आप बताएंगे यहाँ पे उदाहरण के बारे से। तो बताइए उदाहरण। देखिए मोहन गाता है, मोहन, मोहन गाता है। तो आप बताइए मोहन गाता है में मोहन क्या है? तो यहाँ पे मोहन जो है संज्ञा है। अब कैसी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरा लेक्चर। लेक्चर समझ में आ रहा? तो आप बता दीजिए जी सर मैं समझ जाऊंगा। हाँ, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। तो मोहन गाता है, तो मोहन यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्याम मेरा दुश्मन है, तो यहाँ पे श्याम हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। विराट कोहली एक महान बल्लेबाज है, तो यहाँ पे विराट कोहली क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जयपुर में हवा महल है, तो यहाँ पे जयपुर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हवा महल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। दिल्ली भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत की बात करें अलग से तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मैं जयपुर में रहता हूं, तो यहाँ पे जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। राम का कुत्ता मर गया, तो यहाँ पे राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महेश की भैंस भाग गई, तो यहाँ पे महेश भी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश गए, तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए कुणाल जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। यदि कोई डाउट्स होगा, किसी भी जो व्यूअर कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो यदि आप समझ नहीं पाएंगे तो प्लीज कमेंट करेंगे, है ना? कमेंट्स आएगा तब हम समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो कमेंट्स करते रहिए, ठीक है। और कोई डाउट्स होता है तो बिल्कुल पूछिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, बहुत सारा उदाहरण मैंने दिया है, मुझे लगता है पर्याप्त होगा इतना। अब हम आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है तो समझेंगे यहाँ पे। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और किसी वस्तु विशेष की जाति बताने वाले शब्द को, ध्यान रखेंगे, जाति बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु, कवि, कुत्ता, बिल्ली, नदी, पहाड़, महासागर, महाद्वीप इत्यादि। अब समझिए यहाँ पे पशु, पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कवि क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता, बिल्ली, ये सारा। जैसे मैं यहाँ पे उदाहरण लेता हूं, समझिएगा। नदी, अब नदी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब नदी में समझिएगा कई नाम होता है नदी का, जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी। तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यदि नदी केवल बोल दूं तो नदी केवल हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, और गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी ये सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस सब बात को आप ध्यान रख लेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना आप सभी को। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर नाम का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि जाति का बोध कराए तो जातिवाचक संज्ञा। ओके, फिर से बोल रहा हूं, यदि नाम का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जाति का बोध कराए तो जातिवाचक संज्ञा। और उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, जैसे कवि। तो आपको पता होगा बहुत सारे कवियों का नाम है। जैसे एक बहुत ही फेमस कवि का नाम बताता हूं, जैसे समझिएगा कुमार विश्वास, पॉपुलर है, राजनीति में भी उतरे हुए हैं कुमार विश्वास। और भी बहुत सारा, हम सभी एक प्रकार के कवि भी हैं, चाहे तो अपना नाम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कवि है सूरदास, सूरदास जी भी एक प्रकार के कवि ही हैं। ठीक, तो ये क्या है? ये नाम हो गया, और ये कवि क्या हो गया? जाति हो गया। तो ध्यान रखेंगे, ये हो गया जाति, कवि, और ये हो गया उनका नाम। तो ध्यान रख लेंगे, यदि जाति का बोध कराए तो जातिवाचक संज्ञा, यदि व्यक्ति का बोध कराए तो बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब समझिए जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो जातिवाचक संज्ञा के कई उदाहरण हैं। देखिए, महिलाएं शहर जा रही है, तो महिलाएं क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब महिलाएं मतलब बहुत सारी महिला की बात हो रहा है। अब उस महिला का कई नाम होंगे। मान लीजिए 5 महिला है, तो पांचों महिला के नाम तो होंगे ना, रीना, सीमा, रेखा, तो ये नाम हो गया। लेकिन केवल महिलाएं की बात करें तो ये जाति हो गया। तो महिलाओं की जाति का बोध करा रहा है। उसके बाद देखिए, बिल्ली चूहे का शिकार करती है, तो बिल्ली क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया।
चूहा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। अब कई लोगों का बिल्ली का नाम होता है, कोई लोग अपने बिल्ली का नाम प्रिंसी रखते हैं, टिंकू रखते हैं, क्रिस्टल रखते हैं, अलग अलग। कुत्ता की बात करें तो कुत्ते के भी नाम आप लोग, बहुत सारे लोग हैं ऐसे भी होते हैं जो कुत्ता बिल्ली ये सब चीजों को क्या करते हैं, पालते हैं। तो ये सब जाति हो गया, और नाम रख दिए उसका विशेष तो वो व्यक्ति हो गया। तो ध्यान रखेंगे, यदि जाति का बोध कराए तो जातिवाचक संज्ञा, और व्यक्ति का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना? अब समझिए, आपको मैं और समझाता हूं, इसको पहले देख लेते हैं। पक्षी जातिवाचक संज्ञा, मानव जातिवाचक संज्ञा, हाथी जातिवाचक संज्ञा। तो ये सब का सब क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है? अब और समझते हैं इसको। देखिए, तीन चीज को देखेंगे जातिवाचक संज्ञा में, तीन चीज को देखेंगे। कौन कौन सा तीन चीज हो जाएगा? पहला हो जाएगा प्राणी, दूसरा हो जाएगा वस्तु, तीसरा हो जाएगा स्थान। और प्राणी, वस्तु, स्थान, तीन चीजों को देखकर हम आगे पढ़ेंगे। अब समझिए, प्राणी, तो प्राणी में क्या क्या हो गया इसका उदाहरण? जैसे मनुष्य, पशु, पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, और बात करें गाय, भैंस। तो ये सब क्या हो जाएगा? प्राणी से संबंधित जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो वस्तु में जैसे हो गया टीवी, कूलर। अब कूलर कैसे? तो कूलर का नाम बहुत तरह, उषा का कूलर आता है, खेतान का कूलर आता है, बजाज का कूलर आता है। तो बजाज का कूलर व्यक्तिवाचक संज्ञा, उषा कूलर व्यक्तिवाचक संज्ञा, खेतान का कूलर व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन केवल कूलर बोल दूं तो जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। फिर पंखा है, उसके बाद एसी है। तो ये क्या है? वस्तु है, और वस्तु यानी कि कुर्सी, मेज। तो ये सारा का सारा हो जाता है वस्तु के संदर्भ में जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। यही स्थान की बात करूं तो देखिए, स्थान में क्या हो जाएगा? देश, विदेश। ठीक, उसके बाद और बात करूं, गांव, विद्यालय, और उदाहरण की हम चर्चा करते हैं, तहसील। तो ये सब क्या हो जाएगा? स्थान। यदि पार्क की बात करूं, राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं, तो ये सब किसका बात करता है? स्थान का बात करता है। तो ध्यान रखेंगे। ठीक है? जातिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, स्थान और वस्तु, ये तीन चीज हमें देखने को मिलता है। ठीक है? जातिवाचक संज्ञा को और पढ़ लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा को दो भाग बांटेंगे, ध्यान रखेंगे। जातिवाचक संज्ञा को हम दो भाग में पढ़े हैं, या दो भाग में बांटेंगे। एक जो होता है द्रव्यवाची, और दूसरा जो होता है समूहवाची, या इसी को बोलते हैं द्रव्यवाचक, और दूसरा हो जाता है समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा के क्या होते हैं? ठीक है? जातिवाचक संज्ञा के प्रकार होते हैं। अब द्रव्यवाची संज्ञा क्या है, इसको पढ़ते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? तो वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं। वे लिखेंगे, वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ या बोध कराते, क्या हो जाएगा? द्रव्यवाची संज्ञा हो जाए। ओके, अब उदाहरण की बात करते हैं। तो इसके उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा? सोना, चांदी, पीतल, लोहा, दूध, घी। ठीक है? डीजल, पानी इत्यादि। तो ये सब के सब क्या हो जाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा या द्रव्यवाची संज्ञा। याद रहेगा? ठीक है ना? चलिए, अब द्रव्यवाची संज्ञा के बाद हम आगे पढ़ते हैं समूहवाची या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है? तो क्या है समूहवाचक संज्ञा? अब इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, तो ऐसी संज्ञा जिससे समूह का बोध होता है। ध्यान रखेंगे, वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराए। ठीक है? या बोध कराते हैं। समूहवाची संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो इतना आप ध्यान में रख लेंगे। समूहवाची संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा क्या है?
तो वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं उसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या है देखेंगे। जैसे यदि हम इसका उदाहरण की बात करते हैं तो इसका उदाहरण हो जाएगा, क्या क्या इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे सभा, सेना, पुलिस, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, दल, ठीक, टोली इत्यादि। तो ये सारा का सारा हो जाता है समूहवाची या समूहवाचक संज्ञा। तो ध्यान रख लेंगे, मैं फिर से बता देता हूं, आप सुन लीजिए। हम पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में किसी वस्तु, प्राणी और स्थान का बोध हो या उसके जाति का बोध हो तो उसे हम बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा को दो भाग बांटकर पढ़े हैं। कौन सा दो भाग है? एक है द्रव्यवाची संज्ञा और दूसरा समूहवाची संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, इसे आप ध्यान में रख लेंगे। द्रव्यवाची संज्ञा वे संज्ञा जो किसी द्रव्य यानी कि पदार्थ का या द्रव्य पदार्थ का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं द्रव्यवाची संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, दूध, घी, डीजल, पानी इत्यादि। तो ये सारा का सारा हो जाएगा द्रव्यवाची संज्ञा। अब आगे देखते हैं समूहवाची संज्ञा। तो समूहवाची संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराए उसे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, सेना, पुलिस, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, दल, टोली इत्यादि। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा हम बोलेंगे। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा उसमें दो भाग, द्रव्यवाची, समूहवाची, दोनों को याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है समझेंगे। तो किसी भाव, गुण, दशा और अवस्था का ज्ञान करवाने वाले शब्द को भाववाची संज्ञा कहते हैं। ठीक है। फिर से बता देता हूं आपको मैं, किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? यदि कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। चलिए, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या क्या चीजें आएगी? तो देखिए, भाव, गुण, दशा और अवस्था। तो ये चार चीज को हम इसमें खास तौर पे देखते हैं और इसे ही हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक। अब उदाहरण देखिए क्या क्या है उदाहरण में। क्रोध, प्रसन्नता, प्रेम, आश्चर्य, लालच, जवानी, इन सब से क्या हो रहा है? भाव। तो इन सब से हमें भाव का बोध हो रहा है। क्रोध देखिए, गुस्सा एक भाव है। प्रसन्नता की मैं बात करूं तो प्रसन्नता भी देखिए भाव है। प्रेम की बात करूं ये भी एक भाव है। समझ रहे हैं? तो यही चीज है। तो भाववाचक संज्ञा में हमें क्या देखने को मिलता है? भाव देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे समझिए, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होता है। अब भाववाचक संज्ञा ही नहीं, साथ ही साथ यदि हम बात करते हैं विशेषण का भी, तो विशेषण हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, ये हमेशा एक वचन में ही होता है। ठीक। और यदि हम इसका ध्यान रखेंगे, बहुवचन बनाते हैं ना, तो भाववाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे दूरी, दूरी दशा या अवस्था का बोध करा रहा है, दूरिया क्या हो जाता है? जाति का बोध करा रहा है। चोरी उसके गुण का बात कर रहा है, चोरिया जाति का बात कर रहा है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और यदि मैं बात करता हूं, अगला पॉइंट देख लीजिए। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या अवयव शब्दों से या अवयव शब्दों में प्रत्यय जुड़ने से होता है। तो इसे भी आप ध्यान रख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब मैं और भी उदाहरण आपको देता हूं भाववाचक संज्ञा का। जैसे अमीरी, गरीबी, ठीक है, बुढ़ापा, और बात करें जवानी, ठीक, प्रेम, स्नेह, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक शब्द है। तो भाववाचक शब्द को हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिससे हमें भाव का बोध हो
उसे हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके मैं कुछ और उदाहरण लेता हूं। देखिए, यदि हम उदाहरण की बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का, तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण में हम क्या क्या पढ़ेंगे समझिए। मैं वाक्य बनाकर दे रहा हूं आपको, समझेंगे। पहला यदि हम उदाहरण की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक है, अब आप बताइए यहां पे भाववाचक संज्ञा क्या होगा। और ले लेता हूं क्वेश्चन को, समझिएगा, उसके बाद बात करते हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और बताऊं तो गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीन उदाहरण से हम समझते हैं कि कैसे ये भाववाचक संज्ञा में आता है। यदि मैं बात करूं दुखों का, तो ये भाव को दर्शा रहा है। यदि मैं बात करूं बड़ों का, तो ये भी ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये भी क्या है, जाति का बोध हो रहा है यहाँ पे। लेकिन जब ध्यान रखेंगे सम्मान का, तो सम्मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। और गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो मदद क्या हो जाएगा यहाँ पे, भाव हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम और पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। तो आपको मैंने पहले ही स्लाइड में बताया कि भाववाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा से बनेगा, सर्वनाम से बनेगा, विशेषण से बनेगा, या तो क्रिया से बनेगा। तो इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो सबसे पहले यदि हम निर्माण की बात करते हैं तो हम करेंगे यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, पहला यदि हम बात कर रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे, तो जातिवाचक संज्ञा से हम, जैसे उदाहरण को समझिए, जैसे पशु। पशु क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और वही मैं बोलूं पशुता, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। वही और समझिए मनुष्य, तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा हो गया। और भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, मनुष्यता। ठीक, और बात करते हैं मित्र, तो मित्र का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, मित्रता। ठीक है, और बात करते हैं, समझिएगा, मानव, तो मानव का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मानवता। और बात करते हैं, ध्यान रखेंगे, दास, तो दास का क्या हो जाएगा, दासता। तो इस तरह से हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, समझेंगे आप। पशु से पशुता, मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, मानव से मानवता, दास से दासता। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जातिवाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। हेमलाल मिरी, थैंक यू। भारती, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अब तो हमारा क्लास खत्म होने को आया। 6:30 बजे से ट्राई कर रही थी सर ज्वाइन होने के लिए, बट फाइनली अभी नेटवर्क मिला है। कोई बात नहीं, आप क्लास खत्म होने के बाद भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसी क्लास खत्म हो जाएगी वैसे ही आपको यूट्यूब में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे आप लाइव क्लास में देखेंगे तो लाइव क्लास में आपको मेरा क्लास मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके, और कोई भी क्वेरी होगा तो आप पूछ सकते हैं। यदि आप नहीं पूछ सकते हैं आज, तो कल के क्लास में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो मैं आपको यह बता रहा था कि कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के निर्माण हम लोग बहुत सारी चीजें से, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, ठीक, विशेषण, इन सब चीजों से हम क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। आ रहा बात समझ में? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से हमने निर्माण किया, पशु से पशुता, मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, मानव से मानवता, दास से दासता। बात करें तो देखिएगा, बालक, तो बालक से बताइए क्या होगा, बालकपन, बालक से बालकपन,
बच्चा से बचपन, और बात करें प्रभु, बोलते हैं ना प्रभु, तो प्रभु से हो जाएगा प्रभुत्व, या और बात करें तो प्रभुता। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे ये सब चीजों को। तो ये है भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जो हमने जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग सर्वनाम से। ठीक ना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। ठीक, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो देखिए क्या है, अब हमको समझना पड़ेगा सर्वनाम क्या होता है। मैं आगे के क्लास में बताऊंगा। कल का हमारा क्लास जो है सर्वनाम का होने वाला है, तो आप सभी लोग बने रहेंगे और इसी प्रकार सपोर्ट करते रहेंगे, और आप लोगों की सपोर्ट के माध्यम से हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि शिक्षक भर्ती में आपका एक पोस्ट जरूर हो। और अच्छी बात है कि 12,000 से भी अधिक पोस्ट हमें देखने को मिल रहा है, तो क्यों नहीं एक पोस्ट हमारे नाम का हो। तो बिल्कुल तैयार रहिएगा, आपको 100% जॉब मिलना है, और हम पढ़ा रहे हैं, हमारी बेस्ट टीम पढ़ा रही है, तो जरूरी है कि आपका एक पोस्ट सुनिश्चित होगा ही होगा। तो जुड़े रहेंगे हमसे। चलिए अब हम देख रहे हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे। देखिए, और आपको बता देता हूं, जैसे उदाहरण की हम बात करते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं, देखिए सर्वनाम अपना। ठीक है, अपना क्या है, सर्वनाम है, और अपना से क्या बनता है, अपनत्व या अपनापन। ठीक ना, अपना से अपनत्व या अपनापन। वही और बात करूं मैं पराया, तो पराया से हो जाएगा परायापन। ठीक है, और बात करूं निज, तो निज से बनता है निजत्व। ठीक है, या निज से निजता भी बोल सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ निजत्व भी बोलते हैं, इसे याद रखेंगे। सर्व, यदि हम बात करते हैं सर्व का, तो हो जाता है सर्वस्व। और यदि हम बात करें मम, तो मम से होता है ममत्व या ममता। तो ये सब चीजों को आप ध्यान रख लेंगे। तो ये था सर्वनाम से है कैसे हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और उदाहरण की बात करें तो देखिए क्या क्या उदाहरण सकता है। ठीक है, अहम, तो अहम से बनेगा अहंकार। तो ये सारा का सारा जो है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किए हैं। ठीक है, सचिन आप जुड़े हुए हैं और आप हमारा लाइव क्लास भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप हमसे जुड़े हैं, आपका धन्यवाद। हमारा लेक्चर को सुनने के लिए ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं। तो बने रहेंगे इसी तरह, और आपको अंत तक मैं ही पढ़ाऊंगा हिंदी, और मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि 25 में 25 आपका हिंदी में मार्क्स आ जाए। ठीक है ना, चलिए तो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो सर्वनाम से उदाहरण मैंने बताया कुछ कुछ, जैसे अपना है, पराया है, निज है, सर्व है, मम है, अहम है। तो ये सारा का सारा क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम से देखिए कैसे मैंने भाववाचक संज्ञा, अपनत्व, आपको नहीं लग रहा कि अपनत्व जो है अपनापन का भाव दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे। पराया से परायापन, परायापन का भाव है। यदि कोई व्यक्ति के अंदर परायापन का भाव दिखता है, हमें समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति जो है भेदभाव कर रहा है हमारे साथ, तो परायापन होगा। ठीक है, फिर निज, निज मतलब स्वयं होता है, अनिज का जो भाववाचक संज्ञा है वो हो जाएगा निजता। उसी प्रकार सर्व की बात करूं तो सर्व से हो जाएगा सर्वस्व, मम से ममत्व या ममता, अहम से अहंकार। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप ध्यान रख लेंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि कैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा है? चलिए जल्दी से ओके सर कर दीजिए, और जितने लोग भी जुड़े हैं एक लाइक जरूर दे दीजिए, एक लाइक तो बनता है। चलिए, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वनाम से हमने भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया, अब हम बात करेंगे विशेषण से भाववाचक संज्ञा। ठीक है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो देखिए विशेषण से हम कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो विशेषण होता क्या, पहले ये बात समझिए। जो किसी शब्द यानी कि
ऐसा शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताए उसे हम बोलते हैं विशेषण। फिर से बोल रहा हूं, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब विशेषण क्या है, तो इसका भी हम उदाहरण देख लेते हैं। तो देखिए, अच्छा विशेषण है, बुरा भी विशेषण है। हम बोलते हैं ना, वह अच्छा लड़का है, वह बुरा लड़का है। ठीक है, तो अच्छा हो गया, बुरा हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा आदमी, फिर जवान, उसके बाद बोलूं मैं शीतल छाया, तो शीतल है। इसके बाद और बात करता हूं, कायर, लड़का कैसा है, कायर है, तो लड़का का विशेषता बताया। फिर और बात करूं, बड़ा, बड़ा आदमी, बड़े लोग, फिर सुंदर, और बात करूं तो मधुर। तो ये सारा का सारा क्या है, विशेषण है। अब विशेषण से यदि हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं तो देखिए कैसे होगा। तो अच्छा से अच्छाई, तो अच्छाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है। बुरा से बुराई, बुराई भी भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा से बुढ़ापा, ये भी भाववाचक संज्ञा है। जवान से जवानी, ये भी भाववाचक संज्ञा है। शीतल से शीतलता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। कायर से कायरता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। बड़ा से बड़प्पन, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया। सुंदर से सुंदरता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। मधुर से मधुरता, ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो हमने देखा कि किस तरह से हम जो है विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, सचिन जी क्या लिख रहे हैं आप, समझ नहीं पाया मैं। मेरा सर जो है ना 5 सब्जेक्ट, आप फिर से समझाने की कोशिश कीजिए। 5 सब्जेक्ट क्या है, समझ नहीं पाया मैं। आप यदि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हिंदी आएगा और हिंदी में संज्ञा मिलेगा आज का क्लास। इसके साथ आप व्यापम, पीएससी या कोई भी एग्जाम की बात करें, सब में हिंदी आता ही आता है और संज्ञा से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी आप ध्यान में रख लिए रहेंगे। ठीक, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे विशेषण से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो मैंने उदाहरण दिया, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, बूढ़ा से बुढ़ापा, जवान से जवानी, शीतल से शीतलता, कायर से कायरता, बड़ा से बड़प्पन, सुंदर से सुंदरता, मधुर से मधुरता। आवाज आ रही ना आप सभी को। तो ये है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है कैसे। तो अब हम आगे बात करेंगे कैसे क्रिया से, ध्यान रखेंगे, कैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। ठीक, तो देखिए अब हम बात करते हैं चौथा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब क्रिया होता क्या है, वैसे तो मैं इसका पूरा डिटेल्स वीडियो में दूंगा आपको, पूरा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन शॉर्ट में आप समझिए क्रिया क्या है। तो किसी कार्य का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, चलने का कार्य हो रहा है तो चलना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। राम खाना खाता है तो खाने का कार्य हो रहा है तो खाना क्या, खाता क्या हो जाएगा, क्रिया। मैं तेज दौड़ता हूं तो दौड़ने का कार्य हो रहा है तो दौड़ना क्या हो जाएगा, क्रिया। अब हम समझेंगे कि कैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि क्रिया क्या होगा। तो पढ़ना क्रिया है, लड़ना क्रिया है, हंसना क्रिया है, ठीक, फिर रोना क्रिया है, उसके बाद खोजना ये भी क्रिया है, और इसके बाद बात करता हूं मैं घूमना, ये भी क्रिया होगा, घबराना ये भी क्रिया होगा। इसके बाद मुस्कुराना, मुस्कुराने का कार्य हो रहा है तो किसी चीज का यदि कार्य हो, यदि कार्य का बोध हो तो हम बोलेंगे क्रिया। फिर दौड़ना ये भी क्रिया हो गया, दौड़ने के बाद बोल दी। खेलना, तो खेलना भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार से क्रिया ही होगा। इसके बाद और बात करता हूं मैं
लिखना। अब समझते हैं कि कैसे क्रिया से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। तो क्रिया जैसे पढ़ना हो गया, अब पढ़ना से यदि हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं तो क्या हो जाएगा, पढ़ना से पढ़ाई। ओके, पढ़ना से पढ़ाई, तो पढ़ाई क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। लड़ना से लड़ाई, हंसना से हंसी, हंसाई नहीं ना, हंसी, हंसना से हंसी, ठीक है। रोना से बताइए क्या हो जाएगा, रोना से, चलिए रोना से हो जाता है रुलाई। खोजना से हो जाएगा खोज, ठीक। घूमना से हो जाता है घुमाओ। घबराना से हो जाएगा घबराहट। मुस्कुराना, तो मुस्कुराना से क्या हो जाएगा, मुस्कुराहट। दौड़ना से क्या हो जाएगा, दौड़। खेलना से क्या हो जाएगा, खेल। और लिखना से हो जाएगा लेख, या इसको हम लिखावट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। इन सब बातों को आप ध्यान रख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको समराइज कर देते हैं, ठीक है, फिर क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक, अब फिर से बता देता हूं आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो संज्ञा, इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे थे शब्द विचार का। तो मैं आपको पढ़ा रहा था रूपांतरण के आधार पे, क्या पढ़ा रहा था आपको, रूपांतरण के आधार पे शब्द विचार। तो रूपांतरण के आधार पे विकारी शब्द और अविकारी शब्द होता है। तो विकारी शब्द में हम लोग पढ़ रहे थे संज्ञा। तो विकारी शब्द जिसमें समय, लिंग, वचन, क्रिया के आधार पे हम क्या करते हैं, विकार देखते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। और अविकारी शब्द में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। तो ध्यान रख लेंगे इन सब चीजों को, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, संज्ञा का भेद पढ़े थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार का, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, इसे भी याद रखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग को क्लास, कोई डाउट्स होगा तो प्लीज कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अब हम देख रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जहां हमें व्यक्ति, स्थान और वस्तु, ध्यान रखेंगे, व्यक्ति, स्थान और वस्तु का बोध हो, उसे हम बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे शास्त्री, मोदी, गांधी, नेताजी, पंडित जी, ये सारे के सारे क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और ध्यान रखेंगे, व्यक्ति की बात करूं मोहन, सोहन, कविता। वस्तु की बात करूं उषा, पंखा, लुसेंट पुस्तक। स्थान की बात, यदि मैं पंखा पुस्तक बोलूं तो जाति हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पंखा और पुस्तक, केवल पंखा और पुस्तक बोलूं तो जाति हो जाएगा। लेकिन मैं बोला उषा पंखा, लुसेंट पुस्तक, तो मैं यहाँ पे नाम दे दिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्थान की बात करूं तो दिल्ली, आगरा, छत्तीसगढ़, मुंबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ध्यान रखेंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में उदाहरण है, ये सारा का सारा उदाहरण को देख लेंगे। मोहन, श्याम, विराट कोहली, जयपुर, दिल्ली, जयपुर, राम, महेश, नरेंद्र मोदी, ये सारा का सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अब हम पढ़े थे जातिवाचक संज्ञा। तो जाति का बोध हो तो किसका, व्यक्ति का जाति, स्थान का जाति, और बात करें तो कोई वस्तु, तो इसमें सारा का सारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मैंने बोला नदी, और नदी हो गया जातिवाचक संज्ञा, और गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, महानदी, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक ना। चलिए आगे देखिए। तो जातिवाचक संज्ञा को दो भाग में बांटकर पढ़े थे, द्रव्यवाची संज्ञा और दूसरा जो है समूहवाची संज्ञा। तो द्रव्यवाची संज्ञा, तो ऐसी संज्ञा जिसे द्रव्य पदार्थ का बोध हो उसे बोलेंगे द्रव्यवाची संज्ञा। जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, घी, दूध, डीजल। और ऐसी संज्ञा जिससे समूह का बोध हो तो उसे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे सभा, सोना, पुलिस, सम्मेलन, गिरोह, जत्था, गोष्ठी, दल, टोली। तो ये सारा का सारा हो जाएगा समूहवाचक या समूहवाची संज्ञा, ठीक ना। अब भाववाचक संज्ञा पढ़े तो जहां हमें गुण, दशा, भाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो तो हम उसे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। जैसे अमीरी, गरीबी, बुढ़ापा, प्रेम, स्नेह, ये सारा का सारा भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। अब भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे, तो
जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। तो इन सब चीजों से हम क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जैसे पशु से पशुता बना, मनुष्य से मनुष्यता बना, मित्र से मित्रता बना, मानव से मानवता बना, दास से दासता बना, बालक से बालकपन बना, बच्चा से बचपन बना, प्रभु से प्रभुता बना। इसी प्रकार आगे देखते हैं, सर्वनाम से जैसे अपना से अपनापन या अपनत्व, पराया से परायापन, निज से निजता निजत्व, सर्व से सर्वस्व, मम से ममत्व या ममता, अहम से अहंकार। फिर विशेषण से देखें हम लोग तो अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, बूढ़ा से बुढ़ापा, जवान से जवानी, शीतल से शीतलता, कायर से कायरता, बड़ा से बड़प्पन, सुंदर से सुंदरता, मधुर से मधुरता। है ना? कोई डाउट्स होगा बिल्कुल पूछेंगे। क्रिया से देख रहे हैं हम लोग, पढ़ना से पढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, हंसना से हंसी, रोना से रुलाई, खोजना से खोज, घूमना से घुमाव, घबराना से घबराहट, मुस्कुराना से मुस्कुराहट, दौड़ना से दौड़, खेलना से खेल, लिखना से लेख या लिखावट। तो दोस्तों ये आज का हमारा जो टॉपिक था संज्ञा यहीं पे कंप्लीट होता है। कल मैं आपके सामने एमसीक्यू लेकर आऊंगा, हमें एमसीक्यू भी पढ़ना है। तो एमसीक्यू दो चीज का पढ़ेंगे कल हम, एक वर्णमाला से पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे संज्ञा। तो तैयार रहेंगे। कल और आज के क्लास में हमने जो कुछ भी पढ़ा वो कल हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहां तक समझे हैं। ठीक ना? तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे और लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पता चले कि लाइव क्लास भी प्रारंभ हो गया है। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखेंगे और मस्त पढ़ाई करेंगे। ठीक है? थैंक यू। मेरे क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल के क्लास में। बाय बाय। अच्छा सचिन जी देखिए, ठीक है 5 विषय है जिसमें आपका एक हिंदी भी है, तो हम हिंदी भी पढ़ेंगे। ओके, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठीक है, हिंदी पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ये सारा का सारा कवर होगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी आप हिंदी और मैथ्स पढ़िए, यदि आपका मैथ्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका क्लास बहुत ही जल्द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब भी प्रारंभ होने वाला है। तो जितने लोग भी शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहे हैं बने रहिएगा।